बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ बेंजीन और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेंजीन का केमिकल नेचर डुअल है। केमिकली बेंजीन दोगलापन शो करता है। वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा भी बर्ताव करता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा भी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे फिनोनियम आयन कहते हैं और तीसरे स्टेप में फिनोनियम आयन H+ लॉस करता है और जब H+ वो लॉस करे तो साथ में कैटलिस्ट भी रीजनरेट होता है और हमने पढ़े थे ये रिएक्शन नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। अब चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस किसे कहते हैं? अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप का अटैच होना, अल्काइल ग्रुप R, और एसाइल ग्रुप का अटैच होना, एसाइल कहते हैं इसको RC≡O। बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप के अटैच होने को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन असल में दो है, एक है अल्काइलेशन बेंजीन के हाइड्रोजन को अगर अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करे। ये रिएक्शन ऐसे होगा जब हम बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड। CH3 यहां आएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास। ये बेंजीन का अल्काइलेशन, ये अल्काइल ग्रुप यहां आया और हाइड्रोजन इसकी जगह पे। एसाइलेशन, बेंजीन और एसीटाइल क्लोराइड, CH3C≡OCl। इस कार्बन पे पॉजिटिव जबकि इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन पे। ये बॉन्ड चूंकि टूटता नहीं है, देयरफॉर इस पे चार्ज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं टूटता? बिकॉज ये डबल बॉन्ड है जबकि ये सिंगल बॉन्ड है।
तो ये कार्बन, यही कार्बन याद रखना है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वही कार्बन, ये जाके यहां अटैच होगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ। ये बात सहन में रखनी है कि अक्सर स्टूडेंट ये कार्बन अटैच करते हैं, वो कार्बन रिंग के साथ अटैच करना होगा जिसके पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वाला कार्बन आके इस हाइड्रोजन की जगह पे और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, सेम कैटलिस्ट। ये कार्बन आया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 प्लस HCl। तो बेंजीन के साथ हमने अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप दोनों अटैच किए, रिएक्शन कहलाएंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अल्काइलेशन वर्सेस एसाइलेशन, इन दोनों का मुआवजा हम कर रहे हैं। फर्स्ट, अल्काइलेशन does not stop at mono substitution. अल्काइलेशन मानो सब्स्टिट्यूशन के स्टेज पे नहीं रुकता, एसाइलेशन रुकता है। इसका ये मतलब है जब हम बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होता, एक से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब बेंजीन के साथ एसाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो सिर्फ एक एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, एक से ज्यादा नहीं। Alkylation is accompanied by, अच्छा ये क्यों होता है, तो ये अगला टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वहां पे इस पहले पॉइंट को फिर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अल्काइलेशन मानो सब्स्टिट्यूशन पे क्यों नहीं रुकता जबकि एसाइलेशन रुकता है। अच्छा, अल्काइलेशन इज अकम्पनीड by rearrangement, rearrangement while no rearrangement occur in acylation। इस पॉइंट का ये मतलब है जब हम बेंजीन का अल्काइलेशन करते हैं तो रीअरेंजमेंट होती है। देखो ऐसे, ये बेंजीन और इस बेंजीन के साथ मैं ट्रीट करवा रहा हूं, ये यहां क्लोरीन है, अल्काइल क्लोराइड। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेंजीन के साथ ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच होगा, ये कार्बन अटैच होगा, यानी ये चीज बनेगी। लेकिन हैरत की बात ये है, साथ में HCl,
इस कार्बन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाके बेंजीन के साथ अटैच होगा। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये अटैच हो जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन इसमें बेंजीन के साथ ये वाला कार्बन अटैच हो जाए। ये पहले CH2 था लेकिन एक हाइड्रोजन यहां चला गया CH3 पर और HCl। ये बनता है, ये नहीं बनता। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होती है, एसाइलेशन में किसी किस्म की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। ये जो 4 रिएक्शन है इनसे ये बात साबित होती है कि बेंजीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन से 4 रिएक्शन? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये 2 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये कि अल्काइलेशन मानो सब्स्टिट्यूशन पे नहीं रुकता जबकि एसाइलेशन रुकता है। और दूसरा पॉइंट ये कि अल्काइलेशन के दौरान रीअरेंजमेंट होती है। ये रीअरेंजमेंट क्यों होती है हम तो इसकी वजह भी देखें। जब यहां से ये मैं आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूं कि ये कार्बन क्यों अटैच हुआ, ये क्यों अटैच नहीं हुआ, तो इसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन बना ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। और ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं होता, ये एकदम अपने आप को रीअरेंज करवाता है। किसमें? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में। ये H यहां से यहां चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ये चीज बनेगी। और ये रीअरेंजमेंट बेंजीन पे अटैक करने से पहले होगा। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में ये चेंज होता है। तो इन रिएक्शन से ये बात साबित होती है कि बेंजीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और बेंजीन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अच्छा, बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा भी बर्ताव करता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होते हैं और बेंजीन में भी एडिशन। पहला एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, addition of hydrogen to a pi bond। बेंजीन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल अपॉन हीटिंग तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड में ऐड होगा। दूसरा रिएक्शन क्लोरीनेशन। बेंजीन को अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो जैसे ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ इसी तरह ये क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा।
हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, क्लोरीन आया, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन पहले से मौजूद है और क्लोरीन ऐड होगा। इस कंपाउंड का नाम है, ये साइक्लोहेक्सेन और ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट। कितने क्लोरीन हैं? 6। तो ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इन दो रिएक्शन से ये बात साबित होती है कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होते हैं और एडिशन रिएक्शन जिस कंपाउंड में होंगे वो अनसैचुरेटेड होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स addition of oxygen, removal of hydrogen are both, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। 3 डिफिनीशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, या दोनों। बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता था, हम अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये अल्काइल बेंजीन यानी बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। कहां से आएंगे? KMnO4 से, और इसके नतीजे में बेंजोइक एसिड बनेगा। ये कैसे बना? तो देखो, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन ऐड हुए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करें और उसे 1 ऑक्सीजन के साथ मिलाएं वाटर, और 2 ऑक्सीजन इसमें ऐड करें तो बेंजोइक एसिड। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, एक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट on further substitution in benzene। इसका मतलब ये है, देखिए ये बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और यहां से H+ को बाहर करवाएगा। बेंजीन और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है और बेंजीन से H+ को बाहर करवाता है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रोफाइल आया और दूसरे को बाहर करवाया, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना। अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और रिएक्शन करना चाहता है।
यानी ये दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन करने जा रहा है। पहले तो यहां सारे के सारे हाइड्रोजन थे। अब हाइड्रोजन तो है लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया ये। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब मजीद रिएक्शन करेगा, इस E1 का क्या रोल होगा? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी इसका असर ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूशन, मजीद रिएक्शन। बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन किया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फिर से रिएक्शन कर रहा है। तो ये जब फिर से रिएक्शन करेगा, इस E1 का इस रिएक्शन में क्या रोल होगा? इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन में इस E1 के दो रोल हैं, दो असरात हैं, दो इफेक्ट हैं। एक को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, और दूसरे को कहते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट। इस दूसरे रिएक्शन में इस E1 के दो इफेक्ट हैं। एक को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, दूसरे को कहते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट। फिर से सुनिए, ये बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, हाइड्रोजन को बाहर करवाया, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ। अब ये बेंजीन नहीं रहा बल्कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना। हाइड्रोजन की जगह पे एक नया ग्रुप अटैच हो चुका है। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब फर्दर रिएक्शन करेगा तो इस E1 का क्या रोल होगा? E1 के दो रोल हैं, दो इफेक्ट हैं। एक कहलाता है ओरिएंटेशन और दूसरे को कहते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट। हाँ, तो हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज ओरिएंटेशन इफेक्ट? इस पहले सब्स्टिट्यूएंट को रिंग में अटैच होने के लिए 6 एक जैसे पोजीशन अवेलेबल है। ये यहां 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 किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। E1 के लिए 6 एक जैसे सीट्स अवेलेबल है, जबकि इस E2 के लिए कितने पोजीशन है? 3, 5 नहीं, 3। 3 कैसे? आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा। तो E2 अगर आर्थो पे अटैच होता है, ये पैरा पे भी अटैच होगा। और अगर आर्थो पे अटैच नहीं होता तो फिर पैरा पे भी अटैच नहीं होगा। फिर कहां अटैच होगा? फिर वो मेटा पे अटैच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थो और पैरा पोजीशन बैक वक्त ऑक्युपाई हो।
E1 के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं? 6 एक जैसे, जबकि E2 के लिए 3। कौन कौन से? आर्थो, मेटा, पैरा। E2 अगर आर्थो पे अटैच होता है तो ये मस्ट पैरा पे भी अटैच होगा, और अगर आर्थो पे अटैच नहीं होता तो पैरा पे भी नहीं होगा, तो न आर्थो पे न पैरा पे एक ही पोजीशन रहता है, विच इज मेटा पोजीशन। अच्छा, E2 कहां अटैच होगा ये E2 खुद नहीं जानता। E2 का पोजीशन ये E1 बताएगा। ये E1 जो रिंग पे मौजूद है, ये E2 से कहेगा आर्थो और पैरा पे अटैच हो जाओ। E2 किस पोजीशन पे अटैच होगा? तो ये E2 की मर्जी नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? ये E1 डिसाइड करता है। E1 जो इस रिंग के साथ अटैच है, ये इस E2 को कहेगा आर्थो और पैरा पे अटैच हो जाओ, या ऐसे कहेगा मेटा पे अटैच हो जाओ। E2 ने इस रिंग में कहां अटैच होना है, ये किसकी मर्जी है? ये इस E1 की मर्जी है। E1 इस घर का मालिक है, ये E2 मेहमान है, तो मेहमान ने घर में कहां बैठना है, ये इस मेजबान का काम है कि वो इसे कहे यहां बैठो। तो E2 ने इस रिंग में कहां अटैच होना है, ये कौन डिसाइड करता है? E1। इसके इस असर को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो हम यू डिफाइन करेंगे, the position of E2, यानी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन, is determined by E1. This is called orientation effect. E2 ने रिंग में कहां अटैच होना है, ये कौन डिसाइड करता है? E1। और E1 के इस असर और रसूख को ओरिएंटेशन इफेक्ट कहते हैं। अगर ये E2 आर्थो पैरा पे अटैच हो जाए, जैसे यहां पे हुआ आर्थो पैरा पे, तो E1 कहलाएगा आर्थो पैरा डायरेक्टर। और E2 अगर मेटा पे अटैच होता है तो E1 को कहोगे मेटा डायरेक्टर। इस E1 को आर्थो पैरा डायरेक्टर कहोगे उस वक्त अगर E2 आर्थो और पैरा पे अटैच होता है। E1 को मेटा डायरेक्टर तब कहोगे अगर ये E2 मेटा पोजीशन पे अटैच होता है। E1 में either be आर्थो पैरा डायरेक्टर or maybe मेटा डायरेक्टर। अच्छा, E1 कब आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि E1 आर्थो पैरा डायरेक्टर है? अगर E1 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप, सिवाय R ग्रुप के।
तभी आपको पैरा डायरेक्टर होगा। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर ये मेटा डायरेक्टर होगा। नो लोन पेयर तो फिर इवन मेटा डायरेक्टर होगा। देखो ऐसे इवन की जगह पे मैं OH लिख रहा हूं। अब OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E2 की जगह पे NO2 लिख रहा हूं, NO2 प्लस। E1 की जगह पे मैंने OH लिखा, E2 प्लस की जगह पे NO2 प्लस। तो क्या होगा, एक NO2 आर्थो पे और एक NO2 मेटा पे अटैच होगा। एक NO2 आर्थो पे और एक NO2 पैरा पे अटैच होगा, मेटा पे नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये E2 आर्थो और पैरा पे, सिवाय अल्काइल ग्रुप के। और अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर ये E2 मेटा पे अटैच होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐसी खास बात क्या है तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और यहीं से शुरू